नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इस पेपर की वन शॉट क्लास को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में हम इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है, जो कि छोटा सा सिलेबस है, और इस सिलेबस के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो अभी रिसेंटली पीडीएसयू 2025 का जो पेपर था, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, जो नॉन बीए के स्टूडेंट थे, लाइक बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीए, उन उनमें जिन बच्चों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए माइनर पेपर ले रखा था, उनका पेपर कंडक्ट हुआ था। उस पेपर का रिव्यू भी हमने अपलोड कर रखा है। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इन दोनों क्लास को भी आपको देखना चाहिए। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं बात हम यूनिट फर्स्ट के साथ ही। पहला ही है कि पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कार्मिक प्रशासन। अर्थ क्या है इसका? पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे इसलिए लाइन एड है, स्पेशली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कार्मिक प्रशासन का अर्थ है कि किसी संगठन, विशेष रूप से जो शासकीय संस्थान है, उनमें कर्मचारियों का प्रबंधन, यानी कि पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है कि जो हमें कर्मचारियों की नीड होती है संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो कब आएंगे, किस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट होगा, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका रिटायरमेंट किस तरीके से होगा, उनके रिगार्डिंग, उनका जो मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग जो काम होता है उसको बोलते हैं पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। इट डील्स विद द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, उनके अनुशासन और उनके कल्याण से संबंधित कार्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कार्मिक प्रशासन की प्रकृति क्या है, या यूँ कहे तो इसकी विशेषता क्या है, विशेषताएं क्या है। कंसर्न विद पीपल मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, यानी कि जो ये कार्मिक प्रशासन विभाग है, ये प्रशासन में जो लोग हैं उन लोगों के प्रबंधन से संबंधित है। सेकंड, इट फोकसेस ऑन रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। डील्स विद बोथ इंडिविजुअल इफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये व्यक्तिगत दक्षता के साथ साथ संगठन प्रभावशीलता दोनों से ही क्या है, संबंधित है। यानी कि पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअल बात करें तो उसकी क्या एफिशिएंसी है उसके रिगार्डिंग, और पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या इफेक्टिवनेस होगा, या उसका किस, उसकी इफिशिएंसी कैसे होगी, इन दोनों से रिलेटेड है ये। एंश्योर्स बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कर्मचारियों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच ये संतुलन स्थापित करता है। क्योंकि देखो, जो कर्मचारी है उनकी अपनी आवश्यकताएं होती है, और जिस संगठन में वो काम करते हैं उस संगठन के अपने लक्ष्य है, अपने गोल्स हैं। तो उनकी आवश्यकता को और उनके गोल्स को, यानी संगठन के गोल्स और उसकी आवश्यकता के बीच इस तरीके से सामंजस्य बैठाए कि कर्मचारी अपने मन से काम करने के लिए आतुर रहे। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, या कार्मिक प्रशासन के अंतर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सबसे पहले नियुक्ति और चयन, हायरिंग सुटेबल कैंडिडेट, यानी आप देखते होंगे कि जो सरकार की नोटिफिकेशन आता है, विज्ञप्ति आती है, भर्ती आती है, तब उसमें कई एलिजिबिलिटी लिखी होती है, एज वाइज भी लिखी होती है, क्वालिफिकेशन वाइज भी लिखी होती है। तो जो कार्मिक प्रशासन है, जो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके काम में या इसके स्कोप में बात करें तो पहला ही है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, की सही व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, सही व्यक्ति की भर्ती की जाए और सही व्यक्ति का चयन हो, एक योग्य उम्मीदवार का चयन हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब जिनका हमने सिलेक्शन किया है उनकी प्रशिक्षण और उनके विकास से संबंधित कार्य, लाइक इन्हेंसिंग स्किल्स एंड नॉलेज, उनके कौशल में उनके ज्ञान को क्या करना, बढ़ाना। क्योंकि हमने उनको सेलेक्ट किया है, वो एक योग्य उम्मीदवार है, अब उनकी ट्रेनिंग देकर उनके विकास को, उनके कौशल को, उनके ज्ञान को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनकी पदोन्नति और उनके आगे की करियर की क्या योजना होगी। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, उनको उन्नति के और अवसर प्रदान करना। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना। मेंटेनिंग एफिशिएंसी एंड एथिक्स, दक्षता के साथ साथ नैतिकता को भी मेंटेन करना, ये भी
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आता है एम्प्लॉय वेलफेयर, कर्मचारी का कल्याण, उनको हेल्थ फैसिलिटी, सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ये सारे उनको प्रोवाइड करवाए जाए। तभी आप देखते होंगे जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनको मेडिकल लीव वगैरह भी होती है, उनके लिए पीएफ अकाउंट भी होते हैं, उनको और भी तरीके के इंश्योरेंस, एश्योरेंस, कई तरीके की चीज़ें उनको रहती हैं, वो एम्प्लॉयी वेलफेयर से रिलेटेड है। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट बने होते हैं। प्रमोशन और करियर की प्लानिंग पहले से होती है कि इतने टाइम बाद इस तरीके से प्रमोशन होंगे। ट्रेनिंग के शेड्यूल्स बनते रहते हैं कि फला-फला ट्रेनिंग है, वहाँ-वहाँ है, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आप अच्छे से जानते हो, विज्ञप्ति आती है, रिटन एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, वो सारे ये प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन का महत्व क्या है, यानी क्यों ज़रूरी है कार्मिक प्रशासन का होना, सिस्टम में पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों है। इट एंश्योर्स इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। सबसे पहली बात तो यदि कार्मिक प्रशासन होगा तो ये जो शासकीय तंत्र है, जो राजकीय तंत्र है, वह प्रभावशाली ढंग से उसको संचालन करने को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है, यानी कि ये देखता है कि जो राजकीय तंत्र है वह प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे? क्योंकि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करने वाले कौन है भाई, आदमी है, पीपल ही है, और ये आदमी किससे रिलेटेड है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सेकंड, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को ये प्रेरित करता है और संतुष्टि प्रदान करने का कार्य भी करता है। यदि कर्मचारी प्रेरित होगा अपने काम को लेकर, यदि वह अपने काम से संतुष्ट होगा, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अगर जैसे मान लो आज मैं गवर्नमेंट टीचर होता, है ना, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, और साथ ही में अगर मैं मेरे काम से संतुष्टि नहीं हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्टि नहीं हूँ, तो क्या मैं एक अच्छे से टीचिंग करवा पाऊँगा? मुझे बहुत सारी मान लो ऐसी दिक्कत है, तो उन चीज़ों को एक पर्सनल लेवल पे ना सही, उनको एक सामाजिक लेवल पे पूरे एक जो शिक्षक समुदाय है उनको लेकर जो एक होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होती है या उनका जो वेलफेयर से रिलेटेड है, वो एक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया करवाता है और करवा भी रहा है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और नैतिकता को बनाए रखने में ये मददगार होता है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस डिलीवरी, ये कार्यकुशलता या दक्षता, उत्पादकता और सेवा प्रदाय में सुधार करता रहता है। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सर्विस डिलीवरी सही होगी। तो सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टारगेट है, जो गोल्स है या मैनेजमेंट है, वो एकदम प्रॉपर होगा। इसलिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, नीड है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा क्या है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। आप रिसेंट पेपर भी देखोगे तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में एचआरएम कहा जाता है, इज ए मॉडर्न अप्रोच दैट गोज बियॉन्ड पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। मानव संसाधन प्रबंधन एक आधुनिक दृष्टिकोण है मैनेजमेंट का, जो कि कार्मिक प्रशासन से कहीं आगे जाता है। कैसे? इट फोकसेस ऑन ट्रीटिंग एम्प्लॉइज एज वैल्यूएबल एसेट्स, ये कर्मचारियों को मूल्यवान संपत्ति के रूप में ट्रीट करता है या मूल्यवान संपत्ति उनको मानता है, और उनको उसकी ही अकॉर्डिंग क्या करता है, आंकता भी है, उसी के अकॉर्डिंग उन पे काम करता है। एचआरएम एम्फसाइजेज मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, टीम बिल्डिंग एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एचआरएम प्रेरणा, प्रदर्शन मूल्यांकन, टीम निर्माण और निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी पर जोर देता है। यानी कि एचआरएम ये कहता है कि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है और यहाँ पे बॉटम लेवल है। तो और भी जैसे मान लो इसके जो नीचे के लेवल है वो इस तरीके से और भी ज़्यादा है। तो एचआरएम कहता है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी आप टीम बिल्डिंग में हुआ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुई, उनमें इनको भी क्या किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, और साथ ही में इनका जो रिक्रूटमेंट है, सॉरी, इनका जो प्रमोशन वगैरह है या इनकी जो भी बातें हैं उनकी परफॉर्मेंस का क्या हो, अप्रेजल हो, टीम बिल्डिंग की इनमें भावना हो और इनको काम के लिए मोटिवेट करता रहे, क्योंकि ये सारी हमारी एक वैल्यूएबल एसेट्स है, ये हमारे ह्यूमन एसेट्स है। तो एचआरएम कहता है, एचआरएम एक मॉडर्न एस्पेक्ट है जो कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई आगे निकल चुका है। तो एग्जाम के लिए आप तैयार रहना, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआरएम, कार्मिक प्रशासन और एचआरएम में क्या अंतर है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रूल
रूल बेस्ड ट्रेडिशनल फोकसेज ऑन प्रोसीजर। जो कार्मिक प्रशासन है नियम आधारित है, पारंपरिक है और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि जो नियम वगैरह बनाए हुए हैं उन नियमों पे ये चलता है। और जो कई लंबे टाइम से जो एक काफ़ी लंबे अरसे से जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनको ये फॉलो करता है और ये प्रोसेस पे ही अपना फोकस करता है। वहीं एचआरएम पीपल ओरिएंटेड है, मॉडर्न है, फोकसेस ऑन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। ये पीपल ओरिएंटेड है, यानी कि ये जनोन्मुखी है, आधुनिक है और प्रेरणा के साथ साथ ये कार्य निष्पादन पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। यदि कर्मचारी प्रेरित रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता रहेगा, सही ढंग से वो काम करेगा, तो अपने आप ही हम जो चीज़ें चाह रहे हैं उनकी तरफ हम अपने आप ही क्या हो जाएँगे, मूव ऑन हो जाएँगे। तो ये एचआरएम है। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको आपको थोड़ा कंसीडर करना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। द सिविल सर्विसेज इन इंडिया हैव ए लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में जो सिविल सेवाओं की बातें हैं वो बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बड़ी ऐतिहासिक लंबे टाइम से हमारे यहाँ पे ऐसा होता आ रहा है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में, यानी प्राचीन काल में। रेफरेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आर फाउंड इन मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी। यानी कि जो मौर्य काल है, जो गुप्त काल है, उनमें हमने प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख उनमें मिलता है। जैसे उनमें अमात्य का जिक्र होता है, मंत्री का जिक्र होता है। तो ये जो अमात्य और मंत्री है, इस तरीके की जो अधिकारी है, इस तरीके के जो ऑफिशियल्स है, जो कि प्राचीन काल में एंशिएंट पीरियड में लाइक मौर्य और गुप्त में जो इनका ज़िक्र होता है, वो बताता है कि इंडिया में सिविल सर्विसेज एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है। फिर बात करें मिडाइवल पीरियड की, तब बात करते हैं ड्यूरिंग मुगल रूल मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जब हम मध्यकाल में मुगल शासन में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रशासन और संगठन सेना के संगठन हेतु मनसबदारी की जो व्यवस्था है वह काफ़ी प्रचलित थी। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये बताती है कि मिडाइवल पीरियड में भी भारत में सिविल सेवाओं का प्रादुर्भाव रहा हुआ है। फिर बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड में, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासनकाल, अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी। द मॉडर्न सिविल सर्विसेज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि जो आज हमारे आधुनिक सिविल सेवा की जो प्रणाली है, जिसमें एग्ज़ाम वगैरह होती है, एक बोर्ड होता है, वह बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो इस तरीके का जो मॉडर्न सिस्टम है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ब्रिटिश काल में ही इस्टेब्लिश हुआ था। द इंडियन सिविल सर्विसेज, तब इसका नाम हुआ करता था आईसीएस, बिकेम द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय सिविल सेवा ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ बनी थी। यानी कि आप पे हालाँकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के तौर पे आप जान सकते हो कि इंडियन सिविल सर्विसेज इनका नाम हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड में। और अब बात कर लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आफ्टर 1947 स्वतंत्रता के बाद। ICS was replaced by Indian Administrative Services and Allied Services under Article 308 to 323 of the Constitution। 1947 के बाद जो आईसीएस है, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज है, को उनको उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और अन्य सेवाओं से क्या कर दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसका फॉर्म चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। ये जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत इसका मेंशन भी किया हुआ है। तो हमने देखा कि जो इंडिया में सिविल सर्विसेज का प्रादुर्भाव है वो एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन सब से होकर निकला है। और आज हम जो आधुनिक बात करते हैं, इसकी जो फाउंडेशन है वो ब्रिटिश पीरियड में हो गई थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको आईएएस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इनका। सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवाओं का महत्व क्या है। इट इज़ बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ये प्रशासन और नीतियों के क्रियान्वयन की क्या है, रीढ़ है। यानी कि आज जो हमारा प्रशासन है आप देख रहे हो, और जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह है उनके एग्जीक्यूशन की बात करें, उनका इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो वो इसी सिविल सर्विसेज के चैनल से या सिस्टम से ही क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो ये बैकबोन है एडमिनिस्ट्रेशन की। इट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। ये कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, साथ ही में जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको सही समय पे प्रदान होना इंश्योर करता है। फिर नेक्स्ट है एक्ट एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ये सरकार और नागरिकों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। देखो सरकार यहाँ है,
आम जनता यहाँ है, तो सरकार और नागरिक एक दूसरे से मिले इनके बीच काम करती है अपनी सिविल सर्विसेज। इट ensures a continuity of governance despite political changes। ये राजनीतिक बदलाव के बावजूद भी प्रशासन की निरंतरता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। आपने देखा होगा कि सरकारें बदल जाती है, रूलिंग पार्टी बदल जाती है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जो उसको मेंटेन रखता है। तो उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? सिविल सर्विसेज ही काम करती है। इट प्रमोट्स यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास को क्या करते हैं? बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज क्यों ज़रूरी है, या इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप इन पॉइंट्स के माध्यम से जान सकते हो। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किस प्रकार है, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है उनको कैसे डिवाइड किया गया है। एक ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, फिर आता है सेंट्रल सर्विसेज, और फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रिक्रूटमेंट बाय यूपीएससी सर्व बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, यानी जो सर्व भारतीय सेवाएं हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सर्विसेज आती है। ये अपने जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये चयनित किए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों में ही ये अपनी सेवाएं देते हैं। फिर बात करते हैं सेंट्रल सर्विसेज की। इसमें ग्रुप ए एंड बी है, जैसे आईआरएस, आईईएस, आईएएएस एटसेट्रा आते हैं, जो कि अंडर यूनियन गवर्नमेंट आती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय होते हैं, वो केंद्रीय सेवाएं ही प्रदान करते हैं और केंद्र सरकार के अधीन ही होते हैं। फिर आते हैं स्टेट सर्विसेज। इनकी रिक्रूटमेंट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आरपीएससी हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट की जगह उसका नाम आ जाएगा, अगर बिहार का है तो बिहार नाम आ जाएगा, गुजरात का तो गुजरात का। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, ये रिक्रूट करते हैं ऑफिसर्स को फॉर स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। जो राज्य स्तर के अधिकारियों की भर्ती करते हैं और उन्हीं के वहाँ उसका सर्विस होती है। जैसे आरपीएससी से चयनित होने वाले राजस्थान में अपनी सर्विस देते हैं, गुजरात वाले गुजरात में देते हैं। जैसे अपना आरएएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये स्टेट सर्विस का क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कह सकते हो। तो क्लासिफिकेशन में ऑल इंडिया लेवल, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस में हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट सिस्टम इन इंडिया। भारत में भर्ती की प्रणाली किस तरीके से होती है? रिक्रूटमेंट मेनली थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी, फॉर ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज, यानी भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए की जाती है। यानी कि चाहो तो वो ऑल इंडिया लेवल की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग की हो, ये करता है यूपीएससी। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस कंडक्ट एग्जाम फॉर स्टेट सर्विसेज। जो राज्य लोक सेवा आयोग है, वो अपनी राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाएं या भर्तियां क्या करता है, आयोजित करवाता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी हो गया, गुजरात की बात करें तो जीपीएससी हो गया, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एचपीपीएससी हो गया। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो उस स्टेट में जो एम्प्लॉइज़ है उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करता है। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के क्या तरीके होते हैं? तो पहला तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष भर्ती, सीधी भर्ती जिसको हम बोलते हैं। सीधी भर्ती जो कि थ्रू एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज़ के तौर पे होती है, जिसमें परीक्षा लगती है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो इनको तो बोलते हैं सीधी भर्ती। फिर आते हैं प्रमोशंस, यानी ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी आप रिक्रूटेड हो फॉर लोअर टू हायर, तो निची पोस्ट से आपको ऊपर वाली पोस्ट पे क्या करना, प्रमोट करना, आपकी पदोन्नति करना, ये भी एक रिक्रूटमेंट का तरीका होता है। फिर है डेपुटेशन, टेम्परेरी सर्विस इन अदर डिपार्टमेंट्स। आप जैसे मान लो यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको टेम्परेरी तौर पे आपको भेज दिया एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो आप हो कहाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ समय के लिए आपको भेजा गया है एग्री डिपार्टमेंट में। तो ये आपका क्या है, डेपुटेशन है, जिसको प्रतिनियुक्ति कहते हैं, कि एक विभाग से अन्य विभाग में अस्थायी तौर पे भेजना। ये भी एक रिक्रूटमेंट का क्या होता है, मेथड होता है। तो सीधी भर्ती करना, पर्सन प्रमोशन और डेपुटेशन, या फिर आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, रिक्रूटमेंट इंटरनल होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो डायरेक्ट भर्ती है ये तो एक्सटर्नल कही जाएगी, और जो प्रमोशन डेपुटेशन है ये सारे किस में आ जाएंगे, इंटरनल में आ जाएंगे।
ट्रेनिंग सिस्टम इन इंडिया, अब जो हमने भारत की जो प्रशिक्षण प्रणाली है, यानी कि जो कर्मचारी रिक्रूट हुए हैं, रिक्रूट होकर सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, न्यू एम्प्लॉय को कैसे दी जाती है, ऑलरेडी पुराने एम्प्लॉय को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनकी हम यहाँ बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग इज असेंशियल टू मेक सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल, यानी जो प्रशिक्षण है वो सिविल सेवकों को दक्ष बनाने में और उनको पेशेवर बनाने के लिए क्या है, आवश्यक है। जैसे मान लो आज आप आईएएस बन गए, तो आईएएस बन गए तो आपको वो जो आईएएस का डेकोरम है वो अपने आप नहीं आता है, उसके लिए आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा जो भी उसकी ट्रेनिंग में होते हैं वो सारी चीज़ें आपको ट्रेंड करके आपको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का काम करती है। तो एक तो होती है फाउंडेशन ट्रेनिंग, यानी कि आधारभूत प्रशिक्षण जब आप नए-नए जॉब में आते हो। और प्रोबेशनर्स एट इंस्टीट्यूट लाइक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको हम लवासना कहते हैं, मसूरी में है। तो प्रशिक्षकों के लिए, यानी कि जो नए-नए रिक्रूट होते हैं आईएएस, आईपीएस, उनको जो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन है वो कौन-सा है? लवासना है, जो कि मसूरी में है, उत्तराखंड में है। फिर आती है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक पुलिस एकेडमी हैदराबाद, यानी विभागीय प्रशिक्षण, जैसे विशेष सेवाओं हो तो विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। जैसे अपनी जो पुलिस अकादमी है हैदराबाद में, उसमें दिया जाता है। वहाँ पुलिस अकादमी, यानी कि पुलिस से रिलेटेड जो पर्सोनेल है उन्हीं को वहाँ क्या दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग है। फिर है मिड कैरियर ट्रेनिंग, मध्य कैरियर प्रशिक्षण, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सर्विसेज, यानी सेवा के विभिन्न चरणों में कौशल का उन्नयन करना। जैसे मान लो कोई 1990 में जॉब में लगा था, गवर्नमेंट जॉब में, तो आज 2020 हो 25 चल रहा है, तो जैसे मान लो शुरुआती पीरियड में वो जॉब लग गया था, या बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया क्या मैंने, चलो 2000 ले लेता हूँ। 2000 जॉब में लगा, 2025 आज उसको जॉब करते हुए 25 साल हो गई। तो इस लंबे पीरियड में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेज़ आया है। तो उसकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए बीच-बीच में उसके मिड करियर में ऐसे कई स्टेजेज़ होते हैं जहाँ पर उसको क्या लेनी होती है, ट्रेनिंग उनको मिलती है, तो इसको बोलते हैं मिड करियर ट्रेनिंग। फिर आती है इन सर्विस ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड रिफ्रेशर कोर्सेज़ टू अपडेट नॉलेज, और सेवाकालीन, यानी जो सेवा के दौरान ही चलती रहती है, उसके ज्ञान को अपडेट करने के लिए कई तरीके के सेमिनार, कार्यशालाएँ होती हैं। उन सबको बीच-बीच में जॉइन करना होता है ताकि हम मार्केट के साथ अपडेट रहें। तो ट्रेनिंग यहाँ पे 4 तरीके की हुई, फाउंडेशन ट्रेनिंग, डिपार्टमेंटल, मिड करियर और ड्यूरिंग द सर्विस कह सकते हो, या इन सर्विस ट्रेनिंग भी इनको कहते हो। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं में नैतिकता क्या है? नैतिकता का मतलब होता है जब वह ईमानदारी से काम करे, यानी कि आप अगर सिविल सर्वेंट बन चुके हो तो ये आपकी नैतिकता है कि आप ईमानदारी से काम करें, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। तो सिविल सर्विस में क्या एथिक्स होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, उनकी बात यहाँ पे की जाती है। एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड बिहेवियर, नैतिकता का अर्थ हुआ कि वह उन नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों से है जो आचरण का क्या करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं। इन सिविल सर्विसेज एथिक्स एंश्योर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सेवाओं में नैतिकता ईमानदारी, अखंडता, निष्पक्षता और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का काम करती है। यानी कि ये सारी बातें आपको ये बताती है कि आप एथिकली तौर पे स्ट्रांग हो या आपका एथिक बना हुआ है। इम्पोर्टेंस क्या है एथिक्स का सिविल सर्विसेज में? इट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यह जन विश्वास में जनता का आप पर विश्वास बढ़ाती है, आपका भरोसा बढ़ाती है। यानी कि यदि एथिकल होंगे आप, सीधी सी बात, आप ऑनेस्ट होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, तो लोगों का आप पर ट्रस्ट बना रहेगा और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। इट प्रिवेंट्स करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर, और साथ में यदि आप एथिकल तौर पे हो, आप एथिक्स नैतिक आदमी हो, तो आप भ्रष्टाचार भी नहीं करोगे और अपनी जो पावर है, आपके पास जो ताकत है, उस सत्ता का आप दुरुपयोग भी नहीं करोगे, उस दुरुपयोग को भी ये रोकती है। इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस, ये निष्पक्षता को और न्याय को बढ़ावा देती है। एंश्योर्स इफिशिएंट एंड सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, ये प्रभावशाली होती है, साथ ही में जनहितैषी शासन को सुनिश्चित करती है। यानी कि सिटीजन के साथ एकदम फ्रेंडली तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए ये आगे काम करती है। तो नैतिकता का ये महत्व है कि ये लोगों का विश्वास बढ़ाएगी, करप्शन आदि चीज़ों को ये कम करेगी, पावर का मिसयूज करने से बचाएगी, फेयरनेस और जस्टिस को ये प्रमोट करेगी, साथ ही में ये लोगों की भलाई हेतु ये शासन को क्या करेगी, शासन का काम सुनिश्चित करेगी।
नेक्स्ट है ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र। अब किसी सिटीजन को यदि शिकायत है तो उस शिकायत का निपटारा कैसे हो, क्या उसके लिए क्या सिस्टम है, उसको बोलेंगे ग्रीवियंस ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रिड्रेसल मीन्स रिसॉल्विंग कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट मल एडमिनिस्ट्रेशन, डिलेज और इनजस्टिस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। शिकायत निवारण का अर्थ हुआ कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना जो प्रशासनिक गड़बड़ियों, देरी या अन्याय से संबंधित हो, यानी कि कोई प्रशासनिक तौर पे कोई गड़बड़ी हुई है, यानी कि गलत प्रशासन हुआ है, या किसी सेवा की डिलीवरी में टाइम लगा है, या किसी के साथ इनजस्टिस अन्याय हुआ है, तो उनसे रिलेटेड जो भी शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों के निवारण का समाधान करना या उन शिकायतों का समाधान करने का जो प्रणाली होती है, उसको बोलते हैं शिकायत निवारण तंत्र। मैकेनिज्म क्या है, भारत में ये किस तरीके से होता है, इसका निपटारा कैसे होता है, यदि किसी को प्रॉब्लम है या कंप्लेंट है तो किस तरीके से होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रिवेंट्स करप्शन एंड एड्रेसेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये भ्रष्टाचार को रोकने और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या है, एक आयोग बना हुआ है जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, इन्वेस्टिगेट करप्शन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, में भी सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होते हैं और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होते हैं। तो ये केंद्र और राज्य सरकारों में क्या करते हैं, भ्रष्टाचार की जांच करने का काम करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या आरटीआई। केंद्रीय सूचना आयोग जिसको सीआईसी बोलते हैं, सूचना का अधिकार, जो आरटीआई अपना राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है, सॉरी अधिकार है, उसके अंतर्गत ये पारदर्शिता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल्स यानी सार्वजनिक शिकायत निवारण के पोर्टल का लॉन्च किया हुआ है, जैसे CPGRAMS यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो केंद्रीय शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। आप इस पोर्टल पे भी जो क्या करते हो, कंप्लेन करके करते हो, वहाँ से उसका भी निपटारा होता है। तो एज ए पोर्टल भी ये काम करते हैं। डिपार्टमेंटल ग्रीवेंस सेल, हर डिपार्टमेंट में विभागीय शिकायत कक्ष होता है। इंटरनल रेड्रेशल फॉर सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स, जो भी सेवा संबंधी शिकायत होती है, जो आंतरिक जो समस्याएं होती है, उनका आंतरिक समाधान उस डिपार्टमेंट लेवल पे उसका कोई समाधान निकलता है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है। तो भारत की बात करें तो सीवीसी बना हुआ है, लोकपाल लोकायुक्त है, सीआईसी है, रिड्रेसल पोर्टल्स है और डिपार्टमेंटल ग्रीवेंस सेल्स भी बने हुए हैं। इस तरीके से कंप्लेंट का निपटारा किया जाता है। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए क्या आचरण होना चाहिए, क्या आचरण संहिता है, यानी उनको अपना व्यवहार किस तरीके से रखना है ड्यूरिंग दी सर्विस, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। Code of conduct is a set of rules and guidelines that prescribe expected standards of behavior for government employees in their professional duties. आचरण संहिता उन नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है जो सरकारी कर्मचारियों के पेशेवर कर्तव्यों में अपेक्षित आचरण के मानक को क्या करता है, तय करता है। यानी कि आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग के उस पोस्ट के लिए जो भी आपका अपेक्षित आचरण तय किया गया है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से तय किए जाते हैं। आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है कि एक कंडक्टर ऐसा काम नहीं करता है, एक आईपीएस इस तरीके का काम नहीं करता है, एक आईपीएस को ये काम करना चाहिए, इस तरीके के रूल्स का पहले से सेट होता है, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मेन प्रोविज़न क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है? ये मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है? मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन सर्विस, सेवाओं में ईमानदारी और अखंडता बनाए रखने के लिए। शो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी यानी अवॉइड पॉलिटिकल बायस और इन्वॉल्वमेंट, यानी राजनीतिक निष्पक्षता आपको दिखानी है। यानी कि आपको ऐसे नहीं कि आप एज ए गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हो और आप कह रहे हो कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमें आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ आपको राजनीतिक निष्पक्षता दिखाने हैं, आपको राजनीतिक पक्षपात और भागीदारी से बचना होता है। मेंटेन सिक्रेसी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी ऑफिस की इंफॉर्मेशन है, जहां वर्क कर रहे हो, उस ऑफिस की इंफॉर्मेशन को आपको क्या रखना है, सूचना को गोपनीय बनाए रखना है। अवॉइड करप्शन, नेपोटिज्म एंड मिस यूज ऑफ पावर, आपको भ्रष्टाचार, पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग से बचना है। डिस्प्ले कर्टेसी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन पब्लिक डीलिंग्स, जनता से व्यवहार में शिष्टाचार,
निष्पक्षता और न्याय को आपको दिखाना है, यानी कि आपका व्यवहार शिष्टित व्यवहार हो, निष्पक्ष व्यवहार हो और आपके व्यवहार में क्या हो, न्याय की झलक होनी चाहिए। आप जस्टिस के काम ही करने वाले हो, इनजस्टिस जैसा कुछ ना हो। इट अबाइडेड बाय गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड ए हायरार्की। ये सरकारी नियमों, विनियमों और पदानुक्रम का पालन करने से क्या है, जुड़ी हुई है। यानी कि आपको ये है कि कहाँ आपकी पोस्ट है, कौन आपसे ऊपर है, कौन आपके नीचे है, तो हायरार्की आपको फॉलो करनी होती है। जो रूल और रेगुलेशंस है वो आपको देखने होते हैं। तो ये मेन प्रोविज़न है इसके कोड ऑफ कंडक्ट के। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम 4th यूनिट की। आखिरी यूनिट है गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन जिसको कहा जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का, सुशासन की अवधारणा क्या है? गुड गवर्नेंस मीन्स इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। सुशासन का अर्थ है कि प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित केंद्रित प्रशासन का होना। यदि कोई शासन प्रभावी है, पारदर्शी है, उत्तरदायी है और उसका ध्यान जनता पर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है सुशासन। इट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, रूल ऑफ लॉ, रेस्पॉन्सिवनेस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। इसमें जन सहभागिता दिखे, विधि के द्वारा शासन हो, यानी कि विधि सम्मत शासन हो, उत्तरदायित्व की भावना हो और समान विकास सुनिश्चित करता हो, ये होता है सुशासन। The concept was promoted by institutions like World Bank, UNDP, and is now central to democratic governments. यह अवधारणा को विश्व बैंक, यूएनडीपी जैसी संस्थाओं ने बढ़ावा दिया है और आज के तौर पे ये लोकतांत्रिक शासन का क्या है, मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो आप जब बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखते हो, अलग-अलग पार्टीज के देखते हो, तो उनमें आप सुशासन वर्ड भी देखते हो। तो सुशासन का मतलब है ऐसा शासन जो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, सिटीजन को ओरिएंटेड है, साथ ही में इफेक्टिव है। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे इट इज़ अ गुड गवर्नेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन की विशेषता क्या है, यानी हम किसको कहेंगे सुशासन? सुशासन जिसमें ये बातें अगर दिखती है हमें, तो हम कहेंगे कि ये होता है सुशासन। पहला है पार्टिसिपेशन, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी भागीदारी होना, निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता का होना। अब जनता के लिए काम है और जनता की उसमें भागीदारी नहीं है, तो वो सुशासन नहीं है। सुशासन का मतलब यही है कि आम जनता की जिसमें क्या हो, भागीदारी हो। रूल ऑफ लॉ, विधि द्वारा शासन या विधि सम्मत शासन। इक्वल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ, कानून के तहत समान न्याय और संरक्षण की व्यवस्था जहां दिखती है, वह क्या है, सुशासन है या सुशासन की वह विशेषता है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ओपन एंड क्लियर प्रोसीजर, खुले और स्पष्ट कार्य विधि हो, ऐसा नहीं कि कोई चीजें छुपाई हुई हो। तो आप आरटीआई जो एक्ट है वो ट्रांसपेरेंसी को भी क्या करता है, अपने आप इन्वॉल्व करता है कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, या गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, आप कोई सूचना लेना चाहो तो गवर्नमेंट तैयार है आपको सूचना देने के लिए। अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स टुवार्ड्स सिटीजन्स, अधिकारियों को कि नागरिकों के प्रति क्या होनी, जिम्मेदारी होनी। तो जिम्मेदारी का दिखना और उसका होना, अकाउंटेबिलिटी का होना, ये सुशासन की क्या है, एक विशेषता है। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दक्षता और प्रभावशीलता। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का सर्वोत्तम कुशलतम उपयोग करना, वह अपनी इफिशिएंसी का पूरा पूरा यूज करना और उस इफिशिएंसी के साथ उसका इफेक्टिव होना, ये भी सुशासन की क्या है, विशेषता है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, समानता और समावेशन, बेनिफिट्स टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को क्या करना, लाभ देना। समानता हम खूब पढ़ते हैं, समावेशन का मतलब होता है समाज के हर तबके को उस प्रोसीजर में क्या करना, इन्वॉल्व करना, ये होता है इंक्लूजन। समावेशन, तो समावेशन का मतलब होता है समाज के यानी सोसाइटी के हर एक सेक्शन को क्या करना, बेनिफिट देना, हर एक सेक्शन को इन्वॉल्व करना, दैट इज इंक्लूसिव। तो इक्विटी के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जहाँ होती है, दैट इज गुड गवर्नेंस। रेस्पॉन्सिवनेस यानी प्रतिक्रिया क्षमता, क्विक एंड अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स, नागरिकों की आवश्यकताओं को समझना, उन पर त्वरित और उचित प्रतिक्रिया करना, ये होती है सुशासन की विशेषता। अब बात कर लेते हैं टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन के उपकरण क्या है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है कि गुड गवर्नेंस बन सके। पहला है ई गवर्नेंस,
यूज ऑफ आईसीटी फॉर इफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी लाइक ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, पोर्टल्स एक्सेट्रा। दक्षता और पारदर्शिता हेतु सूचना तकनीक का प्रयोग करना, जैसे आज कई तरीके की चीज़ें सरकार ने ऑनलाइन कर रखी है, कई तरीके की डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स हमारे सामने हैं, जन सूचना पोर्टल हमारे सामने है, शिकायत निवारण पोर्टल हमारे सामने है। तो यानी कि जब सरकार अपनी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मोड में या इंटरनेट के थ्रू देती है, तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस का एक टूल के तौर पे है, एक स्ट्रेटेजी के तौर पे देखा जा सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि 2005 में पारित हुआ था। इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के उत्तरदायित्व है और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का काम करती है कि सरकार एकदम उत्तरदायी है अपने काम को लेकर, अपने काम को लेकर पारदर्शी है। आपको कोई सूचना चाहिए तो आप हमें वह सूचना आप हमसे माँग सकते हो या आप हमसे पूछ सकते हो। हम आपको विदिन 30 डेज़ या जो भी इसमें टाइम पीरियड है, उन टाइम पीरियड में आपको प्रोवाइड करवाएँगे। सिटीज़न चार्टर्स यानी नागरिक घोषणा पत्र। स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स, जनता को सेवा प्रदान के मानक यानी सिटीजन जो चार्टर्स होते हैं वो बताते हैं। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हो, वहाँ देखते होंगे कि कौन वह यहाँ का बड़ा है, यानी कि उनके नाम वहाँ लिखे होते हैं, साथ में मोबाइल नंबर भी लिखे होते हैं। कहीं ऐसा चार्ट भी होता है कि कौन किस पोस्ट पे काम करता है, किस तरीके से करता है। ये भी सिटीजन चार्टर का एक पार्ट है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि नागरिक घोषणा पत्र की यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, हमें उनका आइडिया हो। तो सिटीजन चार्टर भी एक सुशासन का क्या है, टूल है। सोशल ऑडिट्स यानी सामाजिक लेखा परीक्षा। पीपल्स मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजना की जनता द्वारा निगरानी करना, जैसे मनरेगा है। मनरेगा जो कि 2006 से चल रही है, 2005 से चल रही है, 5 या 6 आई थिंक, है ना? 2005-6 से ये स्कीम चल रही है। तो इसी का पंचायत द्वारा सोशल ऑडिट करवाना, ये बताता है कि लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम है, इसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से है, क्या ये काम कर रही है, या कहीं ये भ्रष्टाचार का मार्ग तो नहीं बनी हुई है। तो इस तरीके से इसकी क्या करना, लेखा परीक्षा करना। तो ये सरकारी योजनाओं की जनता द्वारा निगरानी करना, और गवर्नमेंट ये करवाती भी है। तो इस ये भी एक किसका टूल है, गुड गवर्नेंस का है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, यानी आज जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो शहरी निकाय है, उनको सशक्तिकरण करना, ये विकेंद्रीकरण है। ये स्टार्ट हुआ था अपना 1959 में, और अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1995 से, है ना? इससे पहले जो कि पंचायती राज अधिनियम 1992 है, 94 है शायद, एग्ज़ैक्ट डेट में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, आई थिंक 1992 ही है। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। इनको जब कॉन्स्टिट्यूशनल इनको जब दर्जा दे दिया गया था, तो आज ये थर्ड गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि पावर का स्टेट से, सेंटर से स्टेट की तरफ आना और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना, ये कहा जाता है विकेंद्रीकरण, जो कि ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज के थ्रू होता है और शहरी इलाकों में नगर पालिका के थ्रू होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी प्रदर्शन प्रबंधन। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन सिस्टम्स लाइक आउटकम बजट्स एटसेट्रा, यानी कि निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाना, जिसमें बजट ऐसा बनाए जो परिणाम आधारित हो, यानी कि उससे क्या आउटकम होंगे, इस बेस पे क्या बनाया जाए, बजट बनाना। ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टूल है। तो ये सारे टूल, चाहे ई गवर्नेंस हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो, सिटीजन चार्टर हो, सोशल ऑडिट हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, ये सारे गुड गवर्नेंस के क्या है, टूल्स है, स्ट्रेटेजीज है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया फॉर गुड गवर्नेंस। अब भारत सरकार द्वारा सुशासन हेतु क्या क्या पहल की गई है। तो पहला हम पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन एम्पावरमेंट, ये पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार ने इसमें कोई घपला, कोई स्कैम, कोई करप्शन किया है, तो आप उसके रिगार्डिंग आरटीआई के थ्रू क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन माँग सकते हो और वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन हमारा अधिकार है, इसके रिगार्डिंग 2005 में एक एक्ट पारित किया गया था, जो कि गुड गवर्नेंस की पहल थी। इसके अलावा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, डिजिटल इंडिया, ई सेवा, उमंग ऐप, आधार एनेबल्ड सर्विसेज, ये सारे क्या है, ई गवर्नेंस परियोजनाएँ हैं, जिसमें आप डीबीटीएल भी आता है, आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो लिंक होता है, यानी कि जो आपकी सब्सिडीज़ वगैरह आती है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल हैं जिनके थ्रू आप कई सारी चीज़ें या कई तरीके के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के या सर्विसेज़ की डिलीवरी हमें मिलती है, वो ई गवर्नेंस
के काम प्रोजेक्ट कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम्स, जन केंद्रित कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम जन धन योजना, तो ये जितनी भी योजनाएँ हैं जो केंद्र जो आम जन को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनके बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। ये भी गुड गवर्नेंस के क्या है, इनिशिएटिव है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधार। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेशंस, यानी कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उनकी सिफारिशों को मानना, या इस तरीके के आयोग कंडक्ट करना, या इस तरीके के आयोग को फॉर्म करना और उनसे सिफारिशें लेना, ये प्रशासनिक सुधार की पहल है। फिर गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर on the birth anniversary of अटल बिहारी वाजपेयी टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, यानी सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को ध्यान में रखते हैं, उनकी जयंती को डेडिकेट करते हुए मनाया जाता है, जो कि नागरिक हितैषी शासन के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन आता है, जो उनकी जन्मतिथि है, उसको ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन सुशासन, मेरे से ये बोला ही नहीं जा रहा, सुशासन सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो हम मैं यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ये ज़रूर करूँगा, आपको ऐसा रिक्वायर्ड है कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे रहा हूँ ऊपर, और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखिए, साथ ही में पेपर रिव्यू देखिए, और इस क्लास को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी रह गया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि 80 टू 90% क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से बन जाएगा, और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये थी अपनी क्लास माइनर पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो यहाँ तक आपने क्लास देखी, इसके लिए धन्यवाद। हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, एज़ यूजुअल जो मैं हमेशा ही कहता हूँ आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, चाहे पेपर के पहले या पेपर के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन में किस तरीके से हमने सपोर्ट किया है, और अगले सेमेस्टर की आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके साथ बन जुड़कर ही अगले सेमेस्टर की प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएँगे। तो एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारी क्लास आपको किस तरीके से हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।